नमस्कार। आज के इस एक्सप्लेनर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम इतिहास के एक ऐसे दिलचस्प सफर पर चलने वाले हैं जो हमें बताएगा कि कैसे एक बटा हुआ भारतीय उपमहाद्वीप अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ एक होकर खड़ा हुआ। 1915 से 1932 के बीच का ये दौर सिर्फ आज़ादी की लड़ाई नहीं था, बल्कि सही मायनों में भारत के एक राष्ट्र बनने की कहानी था। तो चलिए जल्दी से देखते हैं कि आज हम क्या क्या कवर करने वाले हैं। हमारी ये पूरी चर्चा मुख्य रूप से 6 हिस्सों में बटी होगी। हम शुरुआत करेंगे प्रथम विश्व युद्ध और सत्याग्रह से, फिर बात करेंगे असहयोग आंदोलन की, उसके बाद समझेंगे कि कैसे अलग अलग लोगों के लिए स्वराज के मायने भी अलग अलग थे, फिर दांडी मार्च, सविनय अवज्ञा आंदोलन और आखिर में हम इस आंदोलन की कुछ बुनियादी सीमाओं पर भी नजर डालेंगे। तो बिना देर किए आते हैं अपने पहले हिस्से पर, प्रथम विश्व युद्ध और सत्याग्रह। अब ये सोचना थोड़ा अजीब लग सकता है, लेकिन सच तो ये है कि प्रथम विश्व युद्ध ने जो भारी आर्थिक तबाही मचाई, उसने अनजाने में ही भारतीयों को एक साझे दर्द के जरिए आपस में जोड़ दिया था। आप खुद ही सोचिए, उस वक्त हालात कितने खराब थे। ब्रिटिश सरकार के रक्षा खर्चे अचानक आसमान छूने लगे थे और इसकी भरपाई के लिए भारत पर भारी कर्ज और नए टैक्स लाद दिए गए। पहली बार आम जनता से इनकम टैक्स वसूला जाने लगा। इतना ही नहीं, गांवों से नौजवानों को जबरदस्ती सेना में भर्ती किया जा रहा था। और मानो ये सब कम था कि 1914 से 1918 के बीच फसलें बर्बाद हो गईं, खाने के लाले पड़ गए और ऊपर से एक भयंकर इन्फ्लुएंजा महामारी भी फैल गई। इस साझा पीड़ा ने पूरे देश में अंग्रेजों के खिलाफ एक जबरदस्त गुस्से को जन्म दिया। और ठीक इसी उथल-पुथल के बीच 1915 में महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटते हैं। उन्होंने जनता के इस गुस्से को एक बिल्कुल नई दिशा दी, और वो नया रास्ता था सत्याग्रह। एक ऐसा दर्शन जो सिर्फ सत्य और अहिंसा के दम पर अत्याचारी की अंतरात्मा को झकझोरने की बात करता था। गांधी जी ने चंपारण, खेड़ा और अहमदाबाद में इस अहिंसक हथियार का बहुत ही सफलतापूर्वक इस्तेमाल करके भी दिखाया। अब यहाँ से हालात और तेजी से बदलते हैं। तो चलिए अपने दूसरे पड़ाव पर चलते हैं, असहयोग आंदोलन। देश में गुस्सा बढ़ता जा रहा था और इसी गुस्से ने भारत के इतिहास में पहली बार इतने बड़े पैमाने पर लोगों को एक साथ ला खड़ा किया। अगर हम इस टाइमलाइन पर नजर डालें तो आपको समझ आएगा कि ये सब कितनी तेजी से हुआ। शुरुआत होती है 1919 के उस काले कानून यानी रॉलेट एक्ट से। इस एक्ट ने सरकार को इतनी ताकत दे दी कि वो किसी को भी बिना मुकदमा चलाए 2 साल तक जेल में डाल सकती थी। इसके ठीक बाद अप्रैल 1919 में जलियांवाला बाग का वो खौफनाक नरसंहार हुआ। इन घटनाओं ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया। फिर सितंबर 1920 में कलकत्ता अधिवेशन के दौरान गांधी जी ने खिलाफत के मुद्दे पर मुस्लिम नेताओं के साथ मिलकर एक राष्ट्रीय एकता का प्रस्ताव रखा। और आखिरकार जनवरी 1921 में असहयोग आंदोलन की पूरे जोर शोर से शुरुआत हो गई। जलियांवाला बाग की उस क्रूरता को समझने के लिए जरा जनरल डायर का ये बयान सुनिए। उसने कहा था, मैंने ये कार्य सत्याग्रहियों के बीच एक नैतिक प्रभाव पैदा करने के लिए किया था। सोचकर भी सिहरन होती है। यही वो पल था जिसने देश के सब्र का बांध तोड़ दिया। अब पीछे हटने का कोई सवाल ही नहीं था। अब हम आते हैं अपने तीसरे हिस्से पर, जो बहुत ही दिलचस्प है, स्वराज के विभिन्न अर्थ। इसे आप ऐसे समझ सकते हैं कि अपनी अपनी ढपली, अपना अपना राग। मतलब आज़ादी या स्वराज की मांग तो सब कर रहे थे, लेकिन अलग अलग लोगों के लिए इसका मतलब बिल्कुल अलग था। आप सामने दिए गए इन उदाहरणों को ही देख लीजिए। शहरों में रहने वाले मिडिल क्लास के लिए स्वराज का मतलब था अंग्रेजी स्कूलों और अदालतों का बहिष्कार करना। हालांकि उनके लिए महंगी खादी पहनना एक बहुत बड़ी आर्थिक चुनौती साबित हो रहा था। वहीं गांवों में बाबा रामचंद्र जैसे नेताओं के साथ जुड़े किसानों के लिए स्वराज का सीधा मतलब था दमनकारी जमींदारों और भारी टैक्स से छुटकारा। उन्होंने तो नाई धोबी बंद तक का सहारा लिया। उधर जंगलों में आदिवासी समुदाय अपने छीने गए वन अधिकारों के लिए लड़ रहा था। उन्होंने अल्लूरी सीताराम राजू के नेतृत्व में गुरिल्ला युद्ध ही छेड़ दिया। और असम के चाय बागानों में काम करने वाले मजदूरों के लिए, उनके लिए स्वराज का बस एक ही मतलब था, उस कैद से आजाद होकर वापस अपने गांव लौट जाना। आंदोलन पूरे देश में फैल चुका था। लेकिन फिर आता है फरवरी 1922। चौरी चौरा नाम की जगह पर अचानक से भीड़ हिंसक हो गई और एक पुलिस स्टेशन को आग लगा दी गई, जिसमें कई पुलिस वाले मारे गए। इस एक घटना ने सब कुछ बदल दिया। गांधी जी को उसी वक्त असहयोग आंदोलन वापस लेना पड़ा, क्योंकि उनका स्पष्ट मानना था कि जनता अभी पूरी तरह से अहिंसक सत्याग्रह के लिए तैयार नहीं है।
तो 1922 में आंदोलन रुकने के बाद क्या हुआ? यहीं से हम अपने चौथे हिस्से की तरफ बढ़ते हैं, दांडी मार्च और असहयोग से सविनय अवज्ञा तक का सफर। 1920 के दशक के वो बीच के साल काफी उथल-पुथल भरे रहे। अगर हम उन सालों के घटनाक्रम को जोड़ें तो आप देखेंगे कि 1922 के बाद स्वराज पार्टी बनती है। 1928 में साइमन कमीशन भारत आता है। इसी बीच दुनिया भर में भयंकर आर्थिक मंदी छा जाती है, खेती किसानी चौपट हो जाती है और किसानों का गुस्सा फिर उबलने लगता है। और फिर आता है 1929 का ऐतिहासिक लाहौर अधिवेशन, जहां पहली बार पूर्ण स्वराज की पक्की मांग रखी जाती है। इन सब का नतीजा ये हुआ कि 1930 में गांधी जी को अपना मशहूर दांडी मार्च शुरू करना पड़ा। साइमन वापस जाओ या साइमन गो बैक, ये वो नारा था जो उस समय भारत के कोने कोने में गूंज रहा था। और गूंजता भी क्यों नहीं? अंग्रेज एक कमीशन भारत भेजते हैं जो हमारे देश का संविधान तय करेगा, हमारा भविष्य तय करेगा। लेकिन कमाल की बात देखिए, उसमें एक भी भारतीय सदस्य नहीं था। उस वक्त देश की राजनीति में दो बिल्कुल अलग विचारधाराएं आमने सामने आ खड़ी हुई थीं। एक तरफ वाइसराय लॉर्ड इरविन थे जो डोमिनियन स्टेटस का झुंझुना पकड़ा रहे थे, मतलब राज आप करो लेकिन असल ताकत और कंट्रोल ब्रिटिश हुकूमत का ही रहेगा। लेकिन दूसरी तरफ जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस जैसे युवा और जोशीले नेता थे जो इससे बिल्कुल राजी नहीं थे। उनकी मांग एकदम साफ थी, पूर्ण स्वराज, मतलब बिना किसी शर्त के पूरी आज़ादी, कोई समझौता नहीं। और इसी पूर्ण स्वराज की मांग को हकीकत बनाने के लिए दांडी मार्च की रूपरेखा तैयार हुई। गांधी जी ने वाइसरॉय इरविन को अपनी 11 मांगों की एक चिट्ठी भेजी, जिसमें सबसे बड़ी मांग थी नमक पर लगने वाले टैक्स को हटाना। इरविन ने साफ मना कर दिया। फिर जो हुआ वो इतिहास है। गांधी जी और उनके समर्थक साबरमती से दांडी तक पूरे 24 दिनों में 240 मील पैदल चले। 6 अप्रैल 1930 को उन्होंने समुद्र के पानी से नमक बनाकर अंग्रेजों का कानून तोड़ दिया। अब यहाँ सवाल ये है कि नमक ही क्यों? क्योंकि नमक एक ऐसी चीज थी जो हर रसोई में इस्तेमाल होती थी, चाहे इंसान झोपड़ी में रहता हो या महल में। यह सीधा आम आदमी से जुड़ा मुद्दा था। यहाँ एक बहुत ही जरूरी बात समझना आवश्यक है कि असहयोग आंदोलन और सविनय अवज्ञा आंदोलन में आखिर फर्क क्या था। देखिए, असहयोग का मतलब था सिर्फ अंग्रेजों के संस्थानों और उनकी चीजों का बहिष्कार करना, लेकिन सविनय अवज्ञा सिर्फ असहयोग तक सीमित नहीं था। इसमें अंग्रेजों के बनाए गए अन्यायपूर्ण कानूनों को जानबूझकर तोड़ना भी शामिल था। ये प्रतिरोध का एक बहुत ही आक्रमण और नया तरीका था। अब चलते हैं हमारे 5वें हिस्से की तरफ, जहां हम समझेंगे कि सविनय अवज्ञा आंदोलन में अलग अलग वर्गों की भागीदारी कैसी रही। देश के अलग अलग तबकों की अपनी अपनी आर्थिक जरूरतें थीं और उन्हीं जरूरतों ने इस आंदोलन में उनकी भूमिका तय की। खेती किसानी की ही बात लें तो यहाँ भी अमीर और गरीब किसानों के बीच सीधा टकराव था। अमीर किसान चाहते थे कि सरकार जो भारी भरकम लगान वसूल रही है उसे कम किया जाए। उन्होंने आंदोलन में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया, लेकिन जब बिना कोई बड़ी सफलता मिले आंदोलन बीच में ही रोक दिया गया तो उन्हें लगा जैसे उनके साथ धोखा हुआ है। वहीं गरीब किसानों की मांग बिल्कुल अलग थी। वो चाहते थे कि अमीर जमींदारों को दिया जाने वाला उनका किराया ही माफ कर दिया जाए। लेकिन कांग्रेस ने उनकी इस मांग का खुलकर समर्थन नहीं किया। नतीजा ये हुआ कि ये गरीब किसान और भी ज्यादा कट्टरपंथी आंदोलनों के साथ जुड़ गए। और यही वैचारिक टकराव हमें शहरों में भी देखने को मिलता है। उद्योगपति और बड़े व्यापारी चाहते थे कि अंग्रेजों की पाबंदियां हटें ताकि उनका व्यापार बढ़ सके। उन्होंने दिल खोलकर आंदोलन को पैसा दिया और 1927 में फिक्की नाम की संस्था भी बनाई। लेकिन कारखानों में काम करने वाले मजदूरों का क्या? वो बेचारे तो बेहतर मजदूरी और काम के घंटे कम करवाने के लिए लड़ रहे थे। अब चूंकि कांग्रेस के नेता उद्योगपतियों के काफी करीब आ चुके थे, इसलिए ज्यादातर मजदूरों ने इस पूरे आंदोलन से किनारा करना ही बेहतर समझा। खैर, अब हम इस एक्सप्लेनर के आखिरी और शायद सबसे गंभीर हिस्से पर आते हैं, आंदोलन की सीमाएं और सच्ची एकता की चुनौतियां। देखिए, ये सच है कि आंदोलन में लाखों लोग और भारी संख्या में महिलाएं शामिल थीं, लेकिन समाज की कुछ ऐसी गहरी खाइयां थीं जिन्हें ये आंदोलन भी नहीं भर पाया। इनमें से एक सबसे बड़ी खाई थी जातिवाद। सवर्णों के दबदबे की वजह से दलित समाज इस पूरे राष्ट्रीय आंदोलन से खुद को अलग थलग महसूस कर रहा था। डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने दलितों के लिए अलग से चुनाव क्षेत्र यानी सेपरेट इलेक्टोरेट की जोरदार मांग की, लेकिन गांधी जी इसके सख्त खिलाफ थे।
उनका मानना था कि ऐसा करने से समाज हमेशा के लिए बन जाएगा। इस बड़े वैचारिक और राजनीतिक टकराव का हल आखिरकार 1932 में पूना पैक्ट के जरिए निकाला गया, जहां अलग चुनाव क्षेत्र की बजाय आरक्षित सीटों का फॉर्मूला अपनाया गया। जाति के साथ साथ धर्म की दीवारें भी काफी ऊंची हो रही थीं। 1930 के दशक तक आते आते कांग्रेस कई हिंदू राष्ट्रवादी संगठनों के करीब दिखने लगी थी। इससे मुस्लिम नेताओं और समुदाय में असुरक्षा की भावना पैदा हुई और उन्हें लगने लगा कि उन्हें किनारे किया जा रहा है। इसी बीच मोहम्मद अली जिन्ना ने मुसलमानों के लिए अलग चुनाव क्षेत्रों की मांग रख दी, और जैसे जैसे देश में सांप्रदायिक दंगे और टकराव बढ़े, दोनों समुदायों के बीच का अविश्वास इतना गहरा हो गया कि वो पुरानी एकता फिर कभी वैसी नहीं बन पाई। तो अपनी इस पूरी चर्चा को हम एक बहुत ही गहरे सवाल के साथ खत्म करते हैं। अगर एक सच्चा राष्ट्र बनाने के लिए बाहरी दुश्मन से लड़ने के साथ साथ अपने अंदर के गहरे मतभेदों को सुलझाना भी उतना ही जरूरी है, तो इतिहास के उन कड़वे संघर्षों और समझौतों की गूंज आज हमारे राष्ट्र की पहचान को किस तरह से आकार दे रही है। इतने बड़े और विविध उपमहाद्वीप को एक धागे में पिरोने की ये जटिलता वाकई हमें सोचने पर मजबूर कर देती है। आज के इस एक्सप्लेनर में हमारे साथ अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।